सोबत आहेत माननीय श्री रितेश देशमुख, आशुतोष गोवारीकर. आपके दौर में ऐसी झिझक थी कि आपको फ्रीडम नहीं मिला या आपने वही लिखा जो आपको सही लगा? ये तो हर जगह से ये लिमिटेशन है. आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर भी है कि जितनी स्पीड से ऊपर नहीं चलाएंगे. हर चीज में आपका डॉक्टर कहता है कि इससे ज्यादा नहीं खाएंगे. ऐसे ही राइटिंग के अंदर भी फ्रीडम इतनी है कि कोई हमारी फॉर एग्जाम्पल हमारी फिल्मों में किसी में भी कोई गाली गुजर का कभी कुछ किसी में भी नहीं. बल्कि जब मैं वॉक पर जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को आपकी फिल्म दिखाते हैं इसलिए जो गंदी बातें नहीं होती हैं, कोई गाली कुछ नहीं होती, उसमें बहुत ही क्लीन फिल्में होती हैं. तो ये फिल्म है गालियाँ दी जाती हैं वो बेवकूफ़ी की वो उसको अगर आपको फ्रीडम को तो बेवकूफ़ी की बात है. अब मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा. आप लोग ने सबने सुना होगा जो मैं अभी बोलने वाला. भैया आजकल ऐसी पिक्चरें बनती है फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते. सुना है? अकेले देख सकते हो? वाह, कमाल के आदमी हो तुम तो फिर फैमिली वाले भी अकेले अकेले देख लेंगे, है ना? अरे भाई अगर कोई चीज बुरी है तो बुरी है, तो चाहे तुम अकेले देखो या फैमिली के साथ देखो. तो फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते, बल्कि पिक्चरें मैं अकेले ही देखता हूँ. अरे ये क्या बात हुई? लेकिन ठीक है, जिस तरह के इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही है वो कहीं कम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं. मैं तो कई बार कह चुका हूं, आज फिर आपको बताता हूं. शोले आज हम लिख रहे होते तो वो सीन जिसमें वो मंदिर में जाती है और वो पीछे धर्मेंद्र जी खड़े होते, ये सीन मैं नहीं लिखता और ये भी नहीं लिखते. आज इस पे तमाशा हो जाए, लेकिन उस वक्त ये अकेली नहीं थी, और भी थी. एक संजोग फिल्म थी जिसमें ओम प्रकाश जी ने पूरा कृष्ण सुदामा की कहानी फिल्मी गानों में सुनाई थी. आज सुना के देखो तो कहीं सोसाइटी में कोई बुरा माने तो प्रूफ करेगा मेरा पॉइंट कि इंटॉलरेंस बढ़ गया है. अच्छी बात नहीं है. और एक खास तौर से बताऊं, कुछ लोग होते हैं जिनमें तो हमेशा से इंटॉलरेंस था. हिंदू ऐसे नहीं थे. हिंदुओं की खूबी यह है कि उनमें एक विस्तार और उनका दिल में एक विशालता हो रही है हमेशा. वो आप खत्म कर देंगे तो आप भी दूसरों जैसे हो जाएंगे, ये याद रखिएगा. वो मत कीजिएगा. तो आप लोग का वो जो जीने का अंदाज है उसे तो हमने सीखा है, वो आप ही छोड़ देंगे क्या? वो नहीं चलेगा. आप एक बात देखिए कि यहाँ हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अभी तो है, देखते हैं आगे. और यहां से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं है. क्यों नहीं है? और यहां क्यों है? यहां हजारों साल हमने ये बात मानी है कि एक आदमी ये भी सोच सकता है, एक इंसान वो भी सोच सकता है, एक ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है. तुम क्या करोगे कि हिंदू नहीं रहोगे? मूर्ति पूजा करोगे तो हिंदू हो, मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो हिंदू हो, एक ईश्वर को मानोगे तो हिंदू है, 32 करोड़ को मानोगे तो हिंदू है, किसी को नहीं मानोगे तो भी हिंदू है. ये हिंदू कल्चर है, ये संस्कृति है. और इसी ने हमको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सिखाया है. इसीलिए इस देश में डेमोक्रेसी है. ये सोचना कि हम सही हैं सब गलत है, ये हिंदू का काम नहीं है. जो आपको सिखाए वो गलत है. आप दोनों ने आइकॉनिक सक्सेस देखी है, उसके बाद आप दोनों की जनरेशन है सीन सुपरस्टार, स्टिल सीइंग सुपरस्टार. हाउ डू यू, आप रिएक्ट कैसे करते हैं खुद की सक्सेस एंड नाउ द सेकंड जनरेशन की सक्सेस? हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? देखिए भाई, हम मेरे ख्याल से सलीम साहब अपने बच्चों पे, मैं अपने बच्चों पे, हम लोग बहुत प्राउड होंगे और खुश हैं. बच्चा नालायक निकल जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है जिंदगी. माँ बाप की बहुत परेशानी में पड़ जाती है. तो इनके भी बच्चे बड़े होनहार और बहुत अच्छे हैं. और बड़ी जो हमारे देश में और हमारे समाज की जो परंपरा रही है
माँ बाप को जो आदर देना है, जिस तरह रहना है, जिस तरह बात होना, मतलब ये इस मामले में जो इनका सबसे बड़ा बेटा है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टार है, और वो बाप के सामने आंख उठा के बात नहीं करता आज। तो ये जो हमारी परंपरा है, ये जो हमारी तहजीब है, ये इन बच्चों ने हासिल की है और इनका मौजूद है, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ गोया और फरहान से भी, और मुझे इस बात पे गर्व है कि इन्होंने कामयाबी बस काम करके हासिल नहीं की, अच्छा काम करके हासिल की। त्यांनाही समजावं आणि तुम्हाला कळेल म्हणून मी जरा हिंदीमध्ये बोलतो। या सलीम जावेद या जोड़ी ने आतापर्यंत मुझे लगता है 24 फिल्में की हैं एक साथ, और 24 फिल्मों में से 22 फिल्में ब्लॉकबस्टर है। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं रेशो होगा इस तरह का। जैसे जैसे हम लोग नाम लेते हैं, जब भी कभी बात आती है कि स्टोरी स्क्रीन डायलॉग, ये जब भी आता है साथ में तो सलीम जावेद ही आते हैं, और कोई दिमाग में नाम ही नहीं आता। हाथी मेरे साथी से लेके, जंजीर से लेके, शोले से लेके, डॉन से लेके, त्रिशूल से लेके, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। मैं आप दोनों को एक सवाल पूछ रहा हूं, जावेद साहब, सलीम साहब, आप मुझे बताइए, जंजीर जो आपकी फिल्म थी, उस वक्त आपने देवानंद साहब को पूछा था काम करने के लिए, फिर बाद में सभी को पूछा था, राजेश खन्ना जी को पूछा था वगैरह वगैरह। सोच लीजिए अगर देव साहब हां बोलते तो क्या होता? एक जंजीर अलग किस्म की फिल्म होती सबसे जी, और हमको शायद फिर जरूरत पड़ती कि हमको खुद डायरेक्ट करना चाहिए, राइटिंग का काम जो है ये ठीक नहीं है। एक मैगजीन था सुपर, बंद हो गया, उसमें जो उसकी चीफ जर्नलिस्ट थी उनका नाम था पम्मी बख्शी। उन्हें एक आइडिया कि सलीम को अलग और जावेद को अलग ग्राउंड मेमोरी लेन ले जाती, तो इनको जिस आके ये गेस्ट हाउस में ठहरे थे वहां ले जाके तस्वीर खींची, फिर ये माहिम में जहां बैठते थे जिस रेस्टोरेंट में वहां की तस्वीर खींची, फिर बड़ा जो उनका पुराना घर था उसकी तस्वीर, और कहाँ कैसे रहते थे, कौन दोस्त, ये सब। फिर मुझे भी उन्होंने ले गई कार में, तो मैंने एक जगह खार में गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा ये पोर्च देख रही हैं आप बंगले का, मैं इस पोर्च में बहुत सोया हूँ। मैं बाहर सोता था तो यहाँ जो मालिक थे उसके, उन्होंने मेरी सिगरेट की दुकान पे मुलाकात हो गई थी, ये 64-65 की बात। तो उन्होंने सोचा है कुछ पढ़ा लिखा रखा है, तो कह रहे बेटा तुम इस पोर्च में सो जाया करो, बारिश वारिश आने वाली है, कोई हर्ज नहीं, तुम यहाँ सो जाओ। तो मैं उस पोर्च में सोता, तो मैंने वो पोर्च भी दिखाया, उन्होंने मेरी फोटो भी ली, फिर आगे चली जा रही थी का, तो उन्होंने वही सवाल पूछा जो अभी राज जी ने पूछा कि वो अगर देवानंद ने वो पिक्चर को तब्दील कर ली होती तो मैंने कहा मैं उसी पोर्च में सो रहा होता। प्रॉब्लम क्या है? और अगर एक बात की हमको भी दाद दीजिए, इससे पहले अमिताभ जी ने शायर का, डॉक्टर का, ऐसे कुछ लवर का, इस तरह का रोल किया था। इस तरह का तो कोई रोल किया ही नहीं था, इस तरह का तो कोई संबंध ही नहीं था उन्हें। लेकिन उनकी पिक्चर देख के, छोटी छोटी झलके देख के, छोटी सी झलक, ये एक्सप्रेशन कैसा दिया, ये शॉट कैसे दिया, उससे हम कन्विंस हुए कि यही आदमी कर सकता है। और हम कॉन्स्टेंटली प्रकाश जी को बोलते रहे कि आप इसी को लीजिए, इसी एक एक हीरो रिजेक्ट करता रहा और हम ये इंसिस्ट करते रहे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं प्रकाश जी। मैं रिकॉर्ड पे एक बात रखना चाहता हूँ, जिस स्क्रिप्ट को 2 स्टार रिजेक्ट करते हैं, एक एवरेज प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट को उठा के बाहर फेंक देगा। अरे यार कोई स्टार काम करने को तैयार नहीं, तुम क्या लाए? ऐसा हमारा कोई नाम भी नहीं था जंजीर के पहले, पूरे स्टार ने रिजेक्ट कर दिया। प्रकाश मेहरा का वो पहला प्रोडक्शन था, मगर उसने स्क्रिप्ट को नहीं छोड़ा, बहुत बड़ी बात। इनकी एक दूसरी बड़ी फिल्म जो आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी वो शोले। सर वो शोले में गब्बर सिंह की भूमिका डैनी करने वाले थे। अगर वो हाँ बोलते हैं, उनके पास डेट्स होती,
तो गब्बर सिंह इतना बड़ा होता क्या, या फिल्म सिर्फ नेपाल में चलती? नहीं, वो असल में उनको चॉइस थी कि वो धर्मात्मा जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में है वो करे या शोले करे। तो उन्हें कुछ आउटडोर का ज्यादा शौक रहा होगा, तो वो अफगानिस्तान चले गए और उसकी शूटिंग थी। उसके बाद से जो अफगानिस्तान का हुआ वो आपको पता है। लेकिन अगर वो करते तो गब्बर सिंह इतना बड़ा कैरेक्टर बन अभी मैं जाता। आपको गब्बर सिंह के बारे में एक बात बताऊंगा। ये गब्बर नाम कहां से आया? सलीम साहब के फादर बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे महाराष्ट्र। सलीम साहब उनके किस्से मुझे सुनाते थे। तो एक गब्बर डाकू था वहां पर, और मशहूर डाकू था। तो उन्होंने इसका नाम भी मुझे सुना कि गब्बर ऐसा था वैसा था और कुत्ते पालता था वह। तो जब हम लिख रहे थे तो मैंने कहा सलीम साहब वो आपने नाम जो बताया था वो बहुत अच्छा है, गब्बर, ये रख लेते हैं। कहा भाई रख लो। अब सुनिए, तो ये उनका बताया हुआ था, मेरा सजेस्ट किया हुआ। अब इसका उल्टा देखो, 1963 में मैं गया था यूथ फेस्टिवल में, जहां मैंने इसको अमजद को स्टेज पे ऐ मेरे वतन के लोगों नाम के एक प्ले में देखा। मैंने कई दफा सलीम साहब से तारीफ की, जैन साहब का जो शूटर होता बड़ा अच्छा, तो बात खत्म हो गई, भूल गए। ये ख्याल मुझे नहीं आया, ये सलीम साहब को आया कि उन्होंने कहा कि आप बड़ी तारीफ करते तो लड़के उसे बुलवाते ना, और ये इनके कहने पे और इनके बुलाने से आया। अब देखिए दोनों उल्टी बात है, नाम इन्होंने मुझे बताया था और मैंने सजेस्ट किया, और काम मैंने उसका बताया था वो इन्होंने सजेस्ट किया। तो दिस वॉज द रिलेशनशिप, दिस वॉज द रेफरेंस। सलीम साहब, जावेद साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आज का जो अपना जनरेशन है, ये पूरा जनरेशन जब स्क्रिप्टिंग करता है, जब स्क्रीन प्ले लिखता है, तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट आपकी फिल्मों का होता है। आपके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं वो रेफरेंस पॉइंट होते हैं। अगर हम विलन का सोचते हैं तो विलन का इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे शोले में था, या ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे होने चाहिए जो डॉन में थे। हमेशा ये रहता है रेफरेंस। सवाल मेरा ये है कि जब आप स्क्रीन प्ले लिख रहे थे तो आपके इंस्पिरेशंस कौन थे? हु वर योर इंस्पिरेशंस एज डायरेक्टर्स इन योर टाइम? ये जो हमारा जो सोचने का तरीका था स्क्रिप्ट का, वो स्क्रीन प्ले से ही स्टार्ट होता था। बहुत से लोग स्टोरी लेके आते हैं कि मेरे पास ये स्टोरी है। स्टोरी तो हर आदमी के पास होती है, एवरीबडी हैज गॉट ए स्टोरी, बट उसके पास स्क्रीन प्ले नहीं होता। यू ऑलवेज टेल हिम कि स्क्रीन पे लिख के आओ कि ये स्क्रीन पे कैसा होगा। नाउ एनीबडी हु डजंट सी इट हैपनिंग कैन नॉट बी ए स्क्रीन प्ले राइटर। यू हैव टू सी इट हैपनिंग। दरवाजा खुला, एक कैरेक्टर अंदर आया, मकान खाली है, देखा, इधर खुला इधर खोला, एक आवाज आई, देखा, वो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ आदमी सिगार पी रहा। यू शुड सी इट एंड यू शुड सी के पिक्चर देखना चाहिए। इवन जब टाइम मैगजीन के अंदर जो आता था, रिव्यूज आते थे, तो उसमें सिर्फ दो आदमी के नाम होते थे, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर जी, और किसी का नाम नहीं। स्क्रीन प्ले की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रांग है स्क्रीन प्ले। जब हमने देव साहब को ये कहानी सुनाई जंजीर की, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी रीजन से मैं ये फिल्म नहीं करूं, तो अगर आपसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये कहेगा कि उनको कहानी करनी नहीं पसंद आई, मुझे कहानी बहुत पसंद आई है एंड यू हैव डन ए गुड जॉब एंड विश यू ऑल द बेस्ट, मगर मैं किसी वजह से अगर करता हूँ तो ये ऑल द बेस्ट टू यू यंग पीपल, ये करके दोनों के गले में हाथ डाल के निकले। अच्छी बात क्या है, अगर आप एक किसी आदमी से या एक किसी सोर्स से इंस्पायर्ड है, इम्प्रेस है, तो आप उसकी कॉपी हो जाते हैं जी। लेकिन अगर आप बहुत से लोगों से और बहुत से सोर्सेस से इम्प्रेस है और इन्फ्लुएंस है, तो फिर आप ओरिजिनल हो जाते हैं। किस्सा क्या है कि अगर आप फिल्मों में पूछेंगे, जो हमारी पास की फिल्में हैं, जो सलीम साहब को भी और मुझे भी दोनों को बहुत पसंद थी, वो थी गंगा जमुना, वो थी मदर इंडिया, बहुत पसंद थी, और पिक्चरों के अलावा भी ये पिक्चरें हमें ज्यादा पसंद थी। लेकिन हमें मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल्स भी पसंद थी। हमको जो क्लासिक्स हैं वो भी हमने पढ़ी थी और वो भी हम जानते थे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जो खत्म हो गया बाद में, कि अभी भी कहीं है, सांस ले रहा है, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव राइट।
बहुत अच्छे अच्छे राइटर उसने हिंदुस्तान में पैदा किए, जिसका बुनियाद तो डाली थी मुंशी प्रेमचंद ने, लेकिन उसके बाद कृष्णचंद, इस्मत चुगताई और मिंटो, बड़े बड़े राइटर पैदा हुए। हमने इन्हें भी पढ़ा हुआ था। तो हमारे इन्फ्लुएंसर जो हैं वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और कुछ हम खुद थे, कुछ हमारी अपनी पसंद नापसंद, अपनी पर्सनैलिटी भी थी। अल्टीमेटली तो आपका अपना एस्थेटिक्स है ना जो चूज करता है चीजों को कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि दो लोगों को जिंदगी में कभी साथ काम नहीं करना चाहिए। एक जो बिल्कुल एक जैसे, तो दो की जरूरत है, काफी है। और एक जो बिल्कुल अलग है दूसरे से, वो साथ में कैसे काम करेंगे। तो कुछ कॉमन होना जो बहुत स्ट्रांग वैल्यूज है, कॉमन होनी चाहिए, और कुछ अलग अलग एक्सपोजर हो दोनों का, तो वो अपना खजाना लेके आएगा, ये अपना खजाना लाएगा। और जो बीच में है वो दोनों का है, दोनों की वैल्यू सिस्टम एक है। दोनों किस चीज को गंदा और घटिया समझते हैं, दोनों किस चीज को अच्छा समझते हैं, किस चीज को बदसूरत समझते हैं, किसी खूबसूरत समझते हैं। जब तक ये कॉमन नहीं होगा आप साथ काम नहीं कर सकते। तो यही खुशकिस्मती से हमारा ये कॉम्बिनेशन ऐसा परफेक्ट था कि बहुत कुछ हमारा कॉमन था, जहां तक मॉरल वैल्यूज, जहां तक एस्थेटिक वैल्यूज है कॉमन, लेकिन हमारे एक्सपोजर अलग अलग तरह के थे। मैं एक बात कई बार कह चुका हूं, अच्छी बात है, सलीम साहब बैठे, मैं इनके सामने कहती हूं, मैं तो स्क्रीन प्ले नहीं जानता था, मैं जबान जानता हूं, मैं लैंग्वेज जानता हूं और बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं डायलॉग समझता हूं, कौन कैरेक्टर क्या बोल सकता है, मुझे धेले का स्क्रीन प्ले नहीं मालूम। ये मेरे गुरु, इन्होंने मुझे सिखाया। और जो भी थोड़ा बहुत मैं स्क्रीन प्ले के बारे में जानता हूं, इट इज ओनली थैंक्स टू हिम। आखिरी सवाल पूछता हूँ, और ये आखिरी है। आखिरी सवाल का मतलब आज के फंक्शन का। सर एक छोटी सी बात मैं बता दीजिए प्लीज। हमारे बहुत बड़े दोस्त हैं, अपना ये जो जर्नलिस्ट हैं सरदेसाई, राजीव सरदेसाई, तो वो इंग्लिश के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने सोचा कि भैया मैं हिंदी में भी थोड़ी अपनी जगह बनाऊं। तो उन्होंने तय किया कि वो हिंदी चैनल पे भी एक इंटरव्यू हिंदी में किया करें। अब उनकी हिंदी जरा मतलब थोड़ी 19 है, तो मेरी किस्मत के पहला मैं मिला। तो उन्होंने कूद फांद के सवाल कर लिए किसी तरह से, मैंने जवाब भी दिया। एंड में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जिससे मुझे याद आई। कहले जावेद साहब आपको इतने अवार्ड मिले, इतनी ऑनर्स मिले, इतनी रिस्पेक्ट, इतना एडमिरेशन, सब कुछ मिला है, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो मैंने कहा कि राजदीप इस इंटरव्यू के बाद तुम मुझे फांसी दोगे या गोली मारोगे? जो आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे हो, वो बेचारा ये कहना चाह रहा है अब आपका क्या एडमिशन है। तो आप मेरी आखिरी ख्वाहिश तो नहीं पूछे। आज के फंक्शन का आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। बस ठीक, जी जी बोलिए। सर ये सवाल आप दोनों के लिए है। आप दोनों ने इतने साल एक साथ काम किया, आपकी जोड़ी जब नहीं रही उसके बाद इतने साल आप अलग अलग रहे। इतने सालों में आपने एक दूसरे को कभी मिस किया? मैं आपको ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि छोटी सी बात है कि जब आदमी का पाँव कट जाता है, खुदा खासा किसी भी वजह से आदमी का पाँव कट जाता है, तो कई मरतबा उसका हाथ जाता है कि जैसे कि टखने के ऊपर खुजली चल रही है, और कई मरतबा उसका हाथ जाता है और पता लगता है ये हाथ नहीं है। तो ये हमेशा ये कहीं ना कहीं कमी है, ये हमेशा कहीं ना कहीं कमी होती है कि अगर वो होता तो ये होता, ये होता तो वही होता, तो जैसे इतनी आदत पड़ जाती है कि ये है साइकोलॉजिकली एक पाँव कट गया है और इसलिए खुजली चलती है यहाँ एंकल में और उसका हाथ जाता है। तो दिस इज द फीलिंग व्हिच हैज ऑलवेज बीन देयर। मैं तो यही कहूँगा सर, वैसे जिंदगी तो चलती रहती है, लेकिन हमेशा क्या हो, इतने बरसों बाद भी जब कोई फैसले की घड़ी आती है कि भाई डिसीजन लेना है, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, ये मानूं कि वो मानूं, ये इनकार कर दूँ, ये मान जाऊँ, वगैरह,
जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि सलीम साहब क्या राय देते हैं, वो अगर मैं उससे पूछता तो वो क्या करता, और जो मेरी दिमाग में आता कि ये कहते वही करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये हो नहीं सकता था, लेकिन आप दोनों ने एक सेकंड का वक्त नहीं लिया और मेरे लिए आपका जो प्यार है उसकी खातिर आप यहाँ पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया।